आपका स्वागत है। और आज हम फिर चालू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं शासन। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं शासन किस प्रकार से कार्य करता है, यह सब जानने समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान एवं शासन किस रूप से कार्य करता है। तो भारतीय संविधान एवं शासन जो है, यह हम विजन IAS PT 365 पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने संविधान का परिचय पढ़ लिया है। और अब हम प्रस्तावना चालू करने जा रहे हैं। तो क्या चालू करने जा रहे हैं? तो प्रस्तावना चालू करने जा रहे हैं। प्रस्तावना चालू करने जाने संविधान की प्रस्तावना जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार से कार्य करती है। हम सबसे पहले प्रस्तावना की विषय वस्तु पढ़ेंगे, फिर संविधान में निहित मूल तत्व पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल तत्व पढ़ेंगे, और क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह सब जानने समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए, प्रस्तावना के निर्वाचन संशोधन से जुड़े विभिन्न वाद पढ़ेंगे, बेरूबारी संघवाद पढ़ेंगे, गोलकनाथवाद पढ़ेंगे, केशवानंद भारतीवाद पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार के तथ्य पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। तो क्या? तो प्रस्तावना। तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना है क्या, जो पंडित नेहरू के द्वारा बताई गई थी संविधान सभा में। तो प्रस्तावना यह है। तो क्या है? तो प्रस्तावना देखिए, समझिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो कौन कौन सा न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को और सामाजिक आर्थिक न्याय अभिव्यक्ति इस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की है। और देखिए, अब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना का क्या अर्थ है और क्या यह प्रस्तावना कहां से ली गई है, इन सब तथ्यों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। क्या? तो प्रारंभिक परिचय होता है प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ। और सर्वप्रथम इस प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उद्देश्यों, लक्ष्यों और उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। तो क्या? प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अर्थात प्रारंभिक परिचय, तथा संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को कहा जाता है। और संविधान की प्रस्तावना संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावित की गई थी। और देखिए, ध्यातव्य है कि जब अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे, उसके पश्चात प्रस्तावना को अलग पारित किया गया था। प्रस्तावना को अलग पारित किया गया था, याद रखना है। जब अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए तो प्रस्तावना को अलग पारित किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, तो कौन? तो BN राव। जो BN राव थे, वे जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ने उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया और संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया तथा इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान के कार्यों को आखिरी चरण में इसे पारित किया, ताकि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो। तो अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक AN पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो क्या कहा है AN पालकीवाला ने? संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को MN पालकीवाला ने कहा है। तो देखिए, किस प्रकार से प्रस्तावना का विकास हुआ। अब देखिए, जो प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। क्या? तो प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय
उपासना विचार, अभियुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है प्रस्तावना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। किस प्रकार की नहीं है? तो न्यायोचित नहीं है प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्था में न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना में कोई संशोधन केवल अनुच्छेद 386 के अधीन ही हो सकता है। तो आप लोगों को याद रखना कि अगर प्रस्तावना में किसी भी शब्द को जोड़ना है तो वह 300 संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। पहला 1977 में संशोधित इसे पहले पैरा के 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। तो आप लोगों को याद रखना है 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया। तो देखिए इस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ। और देखिए अब संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से निहित मूल तत्व हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में निहित 4 मूल तत्व हैं। तो कितने? 4। तो संविधान की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना में उल्लेख कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो संविधान किन लोगों से शक्ति प्राप्त करता है? तो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तथा भारत की प्रकृति प्रस्तावना में उल्लेख है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी है और धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो भारत की प्रकृति कैसी है? तो प्रस्तावना में उल्लेख है कि भारत एक संप्रभु देश है। किसी भी देश जितने भी हैं उनके अधीन जितने भी भारत के निर्णय लिए जाते हैं वे भारत सरकार के अनुरूप ही लिए जाते हैं। और समाजवादी है और धर्मनिरपेक्ष है। समाजवादी का मतलब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को अपने राष्ट्र के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो हिंदुस्तान कहते हैं भारत के लोग, तो मुख्य रूप से मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारत में जितने भी फैसले होते हैं और भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 1 से कहा गया कि भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्णय या भारत में, तो सिर्फ भारत के नाम से लिए जाते हैं। हिंदुस्तान शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना। और लोकतांत्रिक देश है। तो कौन सा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। गणतंत्र है भारत के पास। जिस प्रकार से ब्रिटेन में राजतंत्र अत्यधिक पनपा हुआ है, इस पर आखिरी निर्णय राजा ही लेता है, उसी प्रकार से वहाँ राजतंत्र है और भारत में गणतंत्र है। भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा यह जनता से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। किसी भी प्रकार से परिवारवाद का सामना भारतीय लोकतंत्र में नहीं किया गया है। और देखिए संविधान का क्या क्या उद्देश्य है? तो भारत के संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और समता है। तो संविधान का क्या उद्देश्य है? तो संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। और संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। तो आप लोगों को याद रखना है संविधान कब लागू हुआ। तो आप लोग छोटे यानी कि बचपन में ही पढ़ चुके होंगे कि संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना का संविधान का अंग है या नहीं है। तो देखिए चलिए देखते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस पर विवाद का विषय रहा। बेरूबारी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो जब बेरूबारी का वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय के पास आया तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद हुआ तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना और संवैधानिक रुख करते हुए संशोधन करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, भिन्न नहीं अभिन्न अंग है। और देखिए अब देखिए प्रस्तावना के निर्वाचन एवं संशोधन से जुड़े विशिष्ट वाद कौन कौन से हैं। बेरूबारी वाद, संघवाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, रघुनाथ राव आदि वाद इससे जुड़े हुए हैं। अब देखिए बेरूबारी संघवाद 1960 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में नहीं सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता, अतः यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरूबारी संघवाद 1960 में प्रस्तावना को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि
प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग नहीं है। और उसी के बाद गोलकनाथवाद 1967 7 साल बाद हुआ, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किस प्रकार से दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो, वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। और इसके बाद गोलकनाथ बनाम वाद 1967 के बाद में तुरंत आ गया केशवानंद भारतीवाद 1973 में, और उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी संघवाद में दिए गए स्वयं के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो 1973 केशवानंद भारतीवाद में संविधान में कहा गया, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है। और न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसका संशोधन भी कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। अभी उच्चतम न्यायालय ने नहीं बताया है कि कौन सा भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। और 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों को बरकरार रखते हुए सरकार से कहा कि वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और उसी के बाद रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993 आता है, और उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। तो रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि का शक्ति का स्रोत। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जो प्रस्तावना है यह शक्तियों का स्रोत नहीं है। संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं वे शक्तियों के स्रोत हैं। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है, और संविधान की संदिग्ध तथा द्व्यर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। अब आइए SR बम्बईवाद 1994 में। तो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें भी बताया सर्वोच्च न्यायालय। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसकी संवैधानिक संरचना में सम्मिलित हैं। अब आ जाइए LEC ऑफ इंडिया वाद 1995 में हुआ। और तो इसमें प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख शब्द देखिए कौन कौन से। प्रस्तावना में प्रमुख शब्दों का उल्लेख किया गया है जो इसमें से निहित दर्शन के घोतक के हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। तो सबसे पहले देख लीजिए कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। तो प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का आशय है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी के और के अधिकार में नहीं आता है। भारत जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून बनाएगा वह एक स्वतंत्र रूप से बनाएगा। और यद्यपि वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल सदस्यता स्वीकार करते हैं, ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना तथा राष्ट्रमंडल का संयुक्त राष्ट्र, ऐसा बकवास है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण तथा किसी अन्य देश के पक्ष में अपने किसी हिस्से का दावा छोड़ सकता है। वस्तुतः यह बात बिना बाह्य दबाव एवं प्रभाव के अंतिम निर्णय की शक्ति का घोतक है। और देखिए समाजवादी। तो देखिए समाजवादी की मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था, क्योंकि संविधान हमारे देश को किसी विशिष्ट आर्थिक संरचना के साथ नहीं जोड़ता है। लेकिन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद है तो चाइना है। और राज्य स्थित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन किया गया है। जिस प्रकार आप लोग जानते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें सरकार का भी उतना ही योगदान होता है उस क्षेत्र में जितना कि अन्य लोगों का यानी कि निजी क्षेत्र का होता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद वस्तुतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसे गांधीवादी समाज रूप में ज्यादा झुकाव है। और पंथ निरपेक्ष क्या है अभिप्राय? भारत की किसी एक धर्म या धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं हो सकता। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसमें किसी भी धर्म या धार्मिक विचारधारा के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के संविधान में पहले ही लिख दिया गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वह केवल मुस्लिम ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह पाकिस्तान के संविधान में लिख दिया गया। लेकिन भारत एक पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष राज्य होने के नाते कोई भी धार्मिक प्रतिबंध भारतीय संविधान में नहीं है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य देश किसी धर्म विशेष के विरुद्ध या अपने सभी नागरिकों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही संविधान धार्मिक आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव पर भी रोक लगाता है, अर्थात पंथ निरपेक्ष या धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध और सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। अब देखिए पंथ निरपेक्ष
और लोकतंत्रात्मक, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्येक लोक अपनी राजनीतिक प्रशासनिक, तो हमने प्रस्तावना पढ़ लिया है। गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो 1917 की रूसी क्रांति के द्वारा ग्रहण किया गया। यहाँ सब हमने आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान तथा चुनाव लड़ने का सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त। राजनीतिक न्याय जिस प्रकार से अभी चल रहा है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, तो यहाँ राजनीतिक न्याय है। एक गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। किसी प्रकार से अन्याय उसके साथ आर्थिक रूप से नहीं किया जाएगा। और देखिए प्रस्तावना में निहित शब्द न्याय शब्द संबंधित कुछ मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद सामाजिक न्याय। तो देखिए सामाजिक न्याय अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता एवं छुआछूत कांड। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। और अनुच्छेद 18 उपाधियों कांड। राज्य सैन्य शैक्षिक क्षेत्र में अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बाद में भारत में पद्म पुरस्कारों को अनुच्छेद 18 में संगत होने के मुद्दे पर उठे विवाद के आलोक में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के बाद में समाज सेवा सहित ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी उपाधि प्रदान की जा सकती है। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत में यह भी कहा गया कि अगर आपने नोबेल यानी कि पद्म विभूषण या भारत रत्न किसी भी प्रकार से पुरस्कार प्राप्त किया है तो आप नाम के आगे अपनी उपाधि नहीं लगाएंगे। और अनुच्छेद 46 में कहा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि होगी। और राजनीतिक न्याय 14 से 18 में दिए गए समता के अधिकार के राजनीतिक न्याय के आधार हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी तथा अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सेवा। अनुच्छेद 41 कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहायता पाने का अधिकार। स्वतंत्रता, तो देखिए प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता उल्लिखित है। सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। यह स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? तो फ्रांस की क्रांति 1979 से ली गई। और देखिए प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता शब्द के भाव से संबंधित कुछ मूल अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप लोग अनुच्छेद पढ़ ही चुके हैं। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत के राज्य में कहीं भी अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता तथा भारत के किसी भी भाग में बसने, निवास करने स्वतंत्रता और कोई भी उपजीविका यानी कि कहीं भी व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण प्रदान करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। समता का अभिप्राय न्याय, कराधान, लोक पद नियोजन संबंध में समान व्यवहार किया जाए। और मौलिक अधिकारों के तहत निम्नलिखित नागरिक समता को सुनिश्चित। अनुच्छेद 14 से 18 तक विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आधार पर विभेद प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता कांड 17 और उपाधियों का अंत 18 आप लोगों को याद रखना। संविधान के 2 अन्य उपबंध, प्रथम जाति धर्म के आधार पर शामिल होने अयोग्य ठहराना। अनुच्छेद 325 आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जाति धर्म इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यहाँ अनुच्छेद 325 के तहत कहा गया है। तो बंधुता और प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के मध्य पारस्परिक संबंध है, सब हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उपसंहार और आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो नमस्कार दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।